Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Assalamualaikum, welcome to debate. मैं हूं ईसा नकवी. Iranian nuclear facilities have been completely and totally obliterated. ये दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया. ओवर द वीकेंड बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है. ईरान और इसराइल की जंग 12वें दिन में दाखिल हो चुकी है और इसमें अब तीसरा फरीक अमेरिका भी शामिल है. इस वक्त अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ईरान का मुमकिना रद्द अमल क्या होगा. ओवर द वीकेंड हमने देखा कि अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कैरी आउट किया, जिसमें अमेरिकी दावे के मुताबिक 3 ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को मुकम्मल तौर पर सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया है. ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? ये कहा गया कि मसूरी एयरबेस दीगर एयरबेसेस से तैयारे उड़े और 18 घंटे महवे परवाज रहने के बाद फ़िज़ा में ही उनकी रिफ्यूलिंग की गई. वो ईरान में दाखिल हुए और एक ऐसी बुलंदी से जहां पर ईरानी रडार्स उनको कैच नहीं कर सकते थे. उनका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को कानो कान खबर नहीं हुई और B-2 बॉम्बर तैयारों ने पेनिट्रेटर बॉम्ब्स, बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए और मुकम्मल तौर पर ईरानी फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया. क्या ये दावा दुरुस्त है? इसके हवाले से भी आज प्रोग्राम में बहुत ही अहम फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा. साथ ही इस वक्त ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने मुमकिना तौर पर किस किस्म का रद्द अमल देना है. ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई, जो कि एक नामालूम मकाम पर मौजूद हैं, वहाँ से उनके फ़ारसी ट्विटर हैंडल के ऊपर ईरान का पहला रद्द अमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल के लिए पनिशमेंट का सिलसिला जारी रहेगा. अमेरिका के इंटरेस्ट के हवाले से भी बहुत ही ऑफेंसिव पोस्चरिंग पर ईरान आ चुका है. साथ ही ये बात चल रही है कि तंग आबी रास्ता अबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक करने जा रहा है ईरान. इसके आलमी मईशत के ऊपर क्या असरात होंगे और फिर इस खित्ते में ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक में गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, जिबूती से लेकर अफ्रीका का हॉर्न, वहाँ पर किस किस्म की अमेरिकन प्रेजेंस मौजूद है और मिडल ईस्ट में मुमकिना तौर पर कौन सी बेसिस हैं जिनको ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा सकता है. साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस जंग की नौयत और जहत अब तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है. अमरीकी काबीना के बहुत सारे वुज़रा जो इससे पहले ये कह रहे थे कि हमारी जंग ईरान के साथ नहीं बल्कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने मशीरान के बरखिलाफ़ अब ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वाई नॉट रेजीम चेंज, क्या निज़ाम की तब्दीली मुमकिन है ईरान में. मार्को रूबियो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग और जो कुछ अमरीका ने किया उसके हवाले से लब कुशाई की. क्या कहा, सुनिए. Are we now at war with Iran? No, we're not. This is not a war against Iran. And I think the world today is safer and more stable than it was 24 hours ago. And a bunch of these countries putting out statements condemning us privately, they all agree with us that this needed to be done. They got to do what they got to do for, their own public relations purposes. But the only people in the world that are unhappy about what happened in Iran last night is the regime in Iran. हैरान कुन तौर पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि बहुत से ममालिक जो अपनी आवाम को खुश करने के लिए हमारे ख़िलाफ़ और हमारे हमलों के ख़िलाफ़ बयान तो देते हैं, लेकिन अंदर से वो खुश हैं, वो मुतमईन हैं कि हमने ईरान के ऊपर हमले किए और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया. अब ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? और इसी मामले पर हम देख रहे हैं कि एक वसी तर जंग की तरफ ये मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. अगर हम ख़ित्ते में बात करें तो इसराइल से लेकर जॉर्डन में, सीरिया में, इराक़ में, तुर्की में, कुवैत में, बहरीन में, सऊदी अरब में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, ओमान में, उसके अलावा जिबूती में, यहाँ पर अमेरिका की या तो मुकम्मल कंट्रोल वाली बेसिस मौजूद हैं या फिर मुख्तलिफ बेसिस पर उनकी प्रेजेंस मौजूद है. अब सवाल ये है कि ईरान ने जब कहा है कि हम यहाँ पर इस खत्ते में अमेरिकन इंटरेस्ट को निशाना बनाएंगे तो मुमकिन तौर पर कौन निशाना हो सकता है ईरान का. और फिर हम ये देख रहे हैं कि जो बमबारी की नौयत है वो अब तब्दील हो गई है. इसराइल की जानिब से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लगता यह है कि अब ईरान की हुकूमत की शख्सियात को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है. बमबारी का सिलसिला चल रहा है और इसी दौरान हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी एक बहस मौजूद है कि इस डेवलपमेंट से कुछ ही वक्त पहले पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द किया गया और उसके फ़ौरन बाद ये वाक़या हो जाता है. तो अब ये मुतालबा सामने आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नामज़दगी को फिलफौर वापस लिया जाए. मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से गुफ्तगू की, सुनी.
پاکستان کے حکمران اس میں خوش ہوئے اس ناشتے سے کہ ٹرمپ کے لیے آئندہ سال کے نوبل انعام امن نوبل انعام کی خبر اس کے ہاتھ سے افغانستان کے مسلمانوں کا خون رس رہا ہے آج بھی جن کے ہاتھوں سے عراق کا خون رس رہا ہے آج جب ایران پر حملے کر رہا ہے کیا یہ امن کے اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت نہیں لہذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی حکومت اس بات کا مطالبہ کریں کہ ٹرمپ کے لیے امن نوبل انعام کس بات اور ایسے ماحول میں جب پوری دنیا میں مختلف خطے جنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں ہے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگرچہ سیز فائر موجود ہے لیکن ابھی بھی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اوور دی ویکنڈ ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ کسی صورت بھی سندھ طاس معاہدہ بحال نہیں کیا جائے گا۔ یہ یونیلیٹرل ایکشن یقیناً بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے، ٹرانس باؤنڈری ریورس کے پوری دنیا میں جو مروجہ قوانین ہیں یا اسلوب ہیں ان کی ایک صریحاً خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی طرف سے بہت ہی سخت اس کا جواب دیا جا رہا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ پانی کا معاملہ لے کر پاکستان اور انڈیا کے درمیان آنے والے دنوں میں بھی ٹینشنز عروج پر جانے والی ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری انہوں نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس کے لیے جنگ کرنا پڑی تو پھر جنگ ہوگی۔ کیا کہا سنیے۔ مگر صرف یہ دھمکی دینا کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے، صرف دھمکی دینا، یہ دھمکی ہی یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنے سے اگر خدا نہ خواستہ بھارت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنا ہے، نہیں مانتے سندھ طاس معاہدہ کو، ڈیم اور کنالز نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر پاکستان جنگ کرے گی اور ہم 6 کے 6 دریا کے پانی اپنے عوام کو دلوائیں گے۔ جنگ ہوگی اور 6 کے 6 دریاؤں کا پانی پاکستان کے عوام کو دلوائیں گے۔ ہائٹنڈ ٹینشنز اور اسی ماحول میں قومی سلامتی کا اجلاس ہوتا ہے پاکستان میں، اور موجودہ صورتحال پر آج بڑی اہم بات چیت ہوئی ہے۔ ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر جی آر بلوچ صاحب، ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایئر وائس مارشل ساجد حبیب صاحب۔ بلوچ صاحب، آغاز میں آپ سے کروں گا، یہ بتائیے، ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ ایران کی جنگ کرنے کی ایک بڑی تاریخ ہے، 8 سال کی جو جنگ تھی خاص طور پر عراق کے ساتھ، اس جنگ میں شاید ملا کر 8 سال میں اتنا اسٹریٹجک نقصان نہیں ہوا تھا جتنا ان 13 دنوں میں نقصان ہو گیا ہے۔ کیا ایک تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں، اور جو کرنٹ شیپ ہے اس میں جب یہ بات چل رہی ہے کہ ممکنہ طور پر ایران میں رجیم چینج کروانا ہے، یہ مقصد ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا، کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ تھینک یو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس جنگ کو دیکھنے کے بہت سارے ڈائمینشنس۔ لیٹس لک ایٹ دی جیو اسٹیٹک ڈائمینشن فرسٹ۔ دنیا اس وقت ایک فلکس پہ تھی، ایک ملٹی پولر ورلڈ کی جانب بڑھ رہی تھی دنیا۔ نئے جو ہے وہ ریجنل گروپنگس بن رہے تھے، برکس تھا، ایس سی او تھا، وہ تمانا ہو رہے تھے۔ بات کی جا رہی تھی کہ ڈالر کو سبسٹیٹیوٹ کیا جائے، اور اس ڈومینیشن کو، اس کی جو ڈومیننٹ جو رول ہے جو ڈالر کو طاقت دیتی ہے، اس کا رول بھی کم کیا جائے، اور ریجنز اپنے اپنے مسئلے جو ہیں وہ خود حل کریں۔ تو اس کے جواب میں کیا آیا آپ کے پاس؟ غزہ سے شروع کیا مارکا، لبنان تک گئے، سیریا کو، عراق تو پہلے ہی ہو چکا تھا، سیریا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وہ جنگ آخرکار اس آخری قلعے پہ پہنچی ہے جو کہ جو مغربی استعمار اور سب سے اہم ایک ایسے مڈل ایسٹ کی ریزسٹنس کی ہے جس میں اسرائیل ایک زائنسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ڈومیننٹ پاور۔ تو اس جو نئی جو ملٹی پولر ورلڈ کا ایک جو مہرہ یہ تھا کہ کس طرح سے اس وائٹل ریجن کو، مڈل ایسٹ کو، اس کے حوالے، اسرائیل کے حوالے کیا جائے، اور اس کی خلاف اگر کوئی طاقت تھی ایک لحاظ سے پولیٹیکلی ملٹریلی، وہ ایران تھا۔ تو اس کا بڑا سسٹمیٹیکلی
اس کے ساتھی جو تھے وہ جو ریزسٹنس ایکسس آف ریزسٹنس تھا اس کا ایک ایک کر کے رہنما کو مارا گیا, ایلیمینیٹ کیا گیا, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران انفارچونیٹلی اکیلا کھڑا ہوا ہے. اس کی قوم ہے, اس کی فوج ہے, فوج کے بھی بہت سارے سربراہ انہوں نے اڑا دیے ہیں. تو دیکھیے یہ جو جنگ ہے نا, اٹس این ان ایکول کانٹیسٹ. ہیئر از جسٹ ون کنٹری جس کو مورل سپورٹ ضرور ہے عالم اسلام کی بھی, ہم دوست جو پاکستان جیسے ہیں وہ بھی, رشیا کی, چائنا کی, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے nobody sends its planes like America sends to Israel to go and fight on their behalf. تو ایک لحاظ سے آپ جو طاقت کا توازن ہے وہ بذات خود اندازہ کریں. پھر یہ پہلی دفعہ ہے کہ اسرائیل کا اور ایران کا ایک دوسرے کی ٹیریٹری پہ ڈائریکٹ حملے ہوئے ہیں جو گزشتہ 2-3 ماہ سے. اور پھر یہ بھی پہلی دفعہ ہے کہ دھمکیاں تو دیتے رہے ہیں گزشتہ 10-15 سال سے امریکن کہ ہم ان کو تباہ کریں گے, اور اسرائیل بھی, لیکن ناؤ دے ایکچولی وینٹ. تو یہ پوری ایک جیو اسٹریٹجک چیلنج خطے کے لیے بھی آتا ہے اور گلوبل لیول پہ بھی آتا ہے. پھر اس کے ساتھ جڑا ہوا آپ کا جیو اکنامکس ہے, کیونکہ ایران جو ہے وہ آپ کا اسٹریٹ آف ہارموز کو کنٹرول کرتا ہے 20%. اچھا سر, یہ میں ہرموز کے معاملے پر, اسٹریٹ آف ہرموز کے معاملے پر اور ممکنہ طور پر ریجیم چینج, از دیٹ پاسبل, اس پر میں بعد میں آتا ہوں. ایئر وائس مارشل ساجد حبیب صاحب, بہت سارے سوالات اب ہمارے سامنے موجود ہیں. پہلے تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ جو امریکی محکمہ دفاع کی طرف سے اس کی بریفنگ دی گئی ہے, پیٹ ہیگسیتھ نے جو دعویٰ کیا ہے, جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ شاید سب سے مشکل امریکی تاریخ کا آپریشن تھا, B-2 بمبار طیارے 18 گھنٹے فضا میں رہے. ہمارے پاس جو سیٹلائٹ امیجز آ رہے ہیں اس میں 6 کریٹرز نظر آتے ہیں فوردو کی فیسلٹی کے اوپر, اور یہ دعویٰ امریکی صدر کا کہ کمپلیٹلی اوبلیٹریٹڈ, صفحہ ہستی سے مٹا دیا, تباہ و برباد کر دیا. یہ دعویٰ اگر درست ہے یا اس کو مان لیا جائے تو اب تک تو ایران کو قم اور تہران کو خالی کرا لینا چاہیے تھا. اب تو لوگوں کے آرگنز کلیپس ہونا شروع ہو چکے ہوتے, بلیڈنگ اور وامٹنگ شروع ہو جاتی. تو پھر یہ دعویٰ کس طریقے سے درست مانے کہ ہم نے تمام سینٹریفیوجز بھی تباہ کر دیے, ہم نے ان کی نیوکلیر فیسلٹی بھی تباہ کر دی, وہاں پر تو صرف 20-22 کلومیٹر ہے جو ٹوٹل کارڈن آف ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر وہ سارے بالکل تباہ ہو گئے ہوتے تو ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے دوبارہ ایک نیوکلیر انسٹیلیشن کے اوپر اسٹرائک کی ہے. تو دوسری بات, اگر کوئی بھی اس جیوگرافی کو دیکھ لے, ناٹ نیسیسریلی کہ آپ کو ایک پائلٹ ہونا چاہیے یا آپ کو B-1 کی کیا کیپیسٹی ہے, کیا اس کی کیپیبلٹی ہے. آئی تھنک جس طرح کا وہ ٹیرین تھا, یہ ایسا نہیں ہے کہ اوپر پہاڑ ہے اور نیچے کچی مٹی کے اندر انہوں نے وہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے. تو کمپلیٹ اس کی جو ڈسٹرکشن ہے, ان مائی اوپینین اٹ از ناٹ پاسبل. بڑا سیریس ڈیمیج ہوا ہوگا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس دن میرے نزدیک ایران کے اوپر اسرائیل نے پہلا حملہ کیا, اور جو ان کے پہلے ٹارگٹ تھے, جیسے امبیسڈر صاحب نے بھی کہا کہ ان کے جو انہوں نے اسٹریٹجک پیرالسس کرنے کی کوشش کی کہ ان کے لیڈرشپ کو, انٹیلیجنس کو, ان کے سائنٹسٹوں کو وہ انہوں نے شہید کیا. تو رائٹ فرام دیٹ ٹائم آئی تھنک ایران میں اتنی تو فوراً انہوں نے عقل مندی دکھائی ہوگی کہ اپنی جو کور چیزیں ہیں ان کو نکال کے, اور جو کور چیز ہے اگر وہ اس پہ انرش یورینیم ہے تو دیٹس ناٹ سم تھنگ بگ جس کو انہوں نے بہت ہیوج ٹینکرز میں یا کہیں اور جا کے چھپانا ہے, وہ ہو گیا. ان کے سارا جو ان کے بلو پرنٹس ہے, جو ان کا سسٹم ہے, جو ان کی جو اس کی ڈیجیٹل پرنٹ آؤٹس ہیں, وہ ساری چیزیں ان کے پاس آئی ایم شیور انہوں نے ٹائم پہ نکالنی ہوگی. تو کمپلیٹ ڈسٹرکشن کے بعد بھی آپ اس کی یس کیپیبلٹی کو سیٹ بیک ہوا ہوگا. اٹ مے ٹیک another 2 years 3 years 4 years ٹو بلڈ بیک, اگر اس میں پورا امن رہتا ہے اور وہ اپنا دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دوسرا جیسے میں نے کہا کہ ابھی انہوں نے ان کی ایک سائٹ کے اوپر دوبارہ بمباری کی ہے, جو مین ان کی سائٹ تھی اس کے اوپر دوبارہ بمباری کی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ کمپلیٹلی ڈسٹروائے نہیں ہوئی ہے. تو میرے خیال میں ڈیمیج ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا, نقصان ہوا ہوگا, لیکن اتنا نہیں کہ ان کی انٹائر کیپیبلٹی کو وہ 0.0 پہ لے گئے.
सही, हम देख रहे हैं वहाँ से जो सेटेलाइट इमेजेस आ रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर के, उसमें कहीं सहराई मिट्टी थी तो अब वो ग्रे सैंड में कन्वर्टेड नज़र आती है, जिसका मतलब यह है कि बड़ी ही कंसोलिडेटेड कंक्रीट की लेयरिंग थी जिसके ऊपर ये बॉम्ब गिरे हैं और उसका अब मलबा लेफ़्ट राइट जो है वो सहरा में मुख्तलिफ जगहों पर बिखरा हुआ नज़र आता है। लेकिन ये बताएं, हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की फ़िज़ाई बरतरी, फ़िज़ाई गलबा जो है वो देख चुके हैं। यहाँ पर अब हमें समझ आ रही है कि ईरान के पास नो डाउट कि बड़े ज़बरदस्त बैलिस्टिक मिज़ाइल उन्होंने साबित किया, जिस तरीके से उन्होंने इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको चीट करके, ब्रीच करके अब उनकी जो स्ट्राइक रेशो है, टारगेट रेशो है, वो 40% पर जा पहुंची है, जिस पर इसराइल खुद हैरान है। लेकिन एब्सेंस ऑफ अ पोटेंट एयर फोर्स, उसने कितना इस सारे मामले में मैटर किया है? मेरे ख्याल में नंबर 1 जो मिस्टेक हुई ईरान वालों से कि आइसोलेशन में रह के, वो यही हुई कि उन्होंने अपनी पोटेंट एयरफोर्स, आई कॉल इट एयर डिफेंस को उन्होंने उस तरह से डेवलप नहीं किया जिसका नंबर 1 कंपोनेंट जो होती है वो एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स होती है। बाकी तो एयर डिफेंस में आपके काउंटर सिस्टम्स आते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स आ जाते हैं, आपके जो है टारगेट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम आ जाते हैं, वो तो आई थिंक उनके पास S-400 भी है। लेकिन एक एयरफोर्स के ना होने से और दूसरे काउंटर इंटेलिजेंस के ऊपर सही नज़र ना रखने से, ये 2 बड़े फैक्टर है जिसके ऊपर उनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। आज अगर उनके पास एक पोटेंट एयरफोर्स होती तो ये कभी भी ऐसे ना होता जितना फ्रीली आके B-1 ठीक है, इट्स स्टेल्थ बॉम्बर है, 50,000 फीट तक फ्लाई करता है, बट आपने एक्चुअल तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको 15-20 जहाज दायमा रखने पड़ते हैं जी। तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, इट्स बीन अ बिग। देखिए ईरान, मुझे हैरानी होती है कि वो 30-35 बरस तक तो ब्लैक में पुर्जे खरीद के तो पुराने अमरीकी जहाजों को चलाते रहे। टॉम कैट्स अभी भी खड़े उनके पास, F-5 को उन्होंने बड़ा अरसा लगाया उनको फेज आउट करते हैं, फैंटम्स को उड़ाते रहे, C-130 को उड़ाते रहे, बहुत कम सुखोई की तरफ गए। और आई थिंक इफ दे कम, इस अगर बहरान से ये निकल आते हैं विदाउट रिजीम चेंज, वो बाकी बात में आप बात करेंगे, अब एम्बेसडर साहब बेहतर बता सकते हैं, विदाउट रिजीम चेंज तो आई थिंक ये 2 चीज़ों के ऊपर ज़रूर काम करेंगे, बल्कि 3 चीज़ों के ऊपर। एक, बिल्डिंग एयरफोर्स, दूसरा जो है अपनी काउंटर इंटेलिजेंस को बेहतर करना, और तीसरी चीज़ गोइंग न्यूक्लियर एट अ वेरी फास्ट पेस। क्योंकि इस बात पे जो अभी ट्रंप ने इन्होंने किया है, ये साबित कर दी है, आज अगर आपने दुनिया में सर्वाइव करना है तो आपके पास छोटे मुल्कों को छोड़े जिनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहते हैं, जिस तरह ईरान रहते हैं, जिस तरह हम रहते हैं, तो उसके लिए न्यूक्लियर डिटरेंस होना बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लियर डिटरेंस होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ ही रहिए साजिद हबीब साहब, GR बलोच साहब, मेरे साथ ही रहिए। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कि क्या ईरान में रिजीम चेंज मुमकिन है, और अगर इसको अचीव करना है तो उसके लिए मगरिब को, इसराइल को और इसराइल के इत्तेहादियों को क्या करना होगा। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। GR बलोच साहब, ये बताइएगा कि इनकलाब इस्लामी के बाद ईरान में जो निज़ाम जिसका नफाज हुआ, और वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कई दिहाइयों में वो निज़ाम अब जिस नहज पर पहुंच चुका, सवाल ये है अब हमारे सामने कि इसराइल तो पहले दिन से कह रहा था कि हमने रिजीम चेंज करवाना है। उनकी काबीना के, नेतन्याहू की काबीना के बहुत सारे वज़रा तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं रज़ा पहलवी की, और उसके नीचे टैगलाइन यूज़ की जा रही है, सून इन तेहरान। जो इस वक्त तेहरान से और ईरान से हमें इमेजेस मौसूल हो रहे हैं, उसमें तो लगता ही है कि पूरी ईरानी कौम इस वक्त इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ मुत्तहिद है, और ऑन ग्राउंड इक्का दुक्का या बिल्कुल एक माइनर परसेंटेज के अलावा लोग उस रिजीम से इस वक्त कम अज़ कम नाला नज़र नहीं आते। तो क्या मुमकिन होगा वेस्ट के लिए, अमेरिका के लिए, जब डोनाल्ड ट्रंप भी इंदिया दे रहे हैं रिजीम चेंज का, कि ईरान में निज़ाम को तलपट कर दिया जाए? ये तो शायद मुमकिन हो कि सैयद अली खामनाई जो हैं उनको वो नुकसान पहुंचा दें, लेकिन उनको रिप्लेस भी तो मौजूदा निज़ाम ही का कोई शख्स करेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये रिजीम चेंज डॉक्ट्रिन है क्या। दिस इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ coercion by preponderant world powers who want to dictate their own order, not only in the world,
but in the countries of their interest. और जहाँ तक ताल्लुक है regime change के doctrine को implement करने का in the Middle East, it is directly connected to the perceived security of Israel and its perpetuation as a source of instability, although they say that it is the source of stability, but no, it's not. तो ये जो एक outpost है Western imperialism की in the Middle East, and Middle East, as we all know, is the most vital region from the geo-economic point of view and geo-political point of view. तो ये regime change इसलिए इन्होंने इसका जो coin किया term को, and we know कि Iraq, Syria, Lebanon to some extent, Libya of course, and some of the African countries, Sudan, Somalia, ये उसी के कड़ी थी. और शायद अब वो उसमें speculation में भी जा सकता है अगर उसको हम रेफर करें कि there was a paper which said that there were 6 countries which were red marked, they need to be changed, the regime has to be changed. But that is for sure कि इनकलाब के बाद जो ईरान की पॉलिटी थी, उसकी जो बॉडी पॉलिटिक्स की एक ट्रांसफॉर्मेशन थी, वो रिवोल्यूशनरी थी. उसमें अगर हम डिस्पैशनेटली करें तो खामियां ज़रूर आएं कि ऐसा रिजीम जो कि इस्लाम का तो इट वाज लवली, लेकिन उसको फिर हमें या उनको एक ऐसा लोकल रीजनल भी ऑर्डर का हिस्सा बनना चाहिए था जिसमें तमाम लोग सिक्योर महसूस करते जो उसके आस पास और पड़ोस में है. मैं रेफर कर रहा हूँ टू देयर वॉर विद इराक और इराक्स इन्वेजन ऑफ ईरान. तो एक लिहाज से ये रिजीम चेंज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पुराना प्रोजेक्ट है, और मुझे डर ये है, आई हेट टू से इट, बट आई एम सेइंग अनफॉर्चुनेटली वो ईरान की तबाही की एक अनफोल्डिंग नजर आ रही. लेकिन आज का ईरान एक वाकई जो हम कहते हैं शीशा पिलाई दीवार बनी हुई है. अगर कोई डिसेंट नजर आता है सोशल मीडिया का है, वो या रजा शाह पहलवी के जो बच्चे हैं जो यहूदियों से शादियां करके उनका कोई ना किबला है, ना काबा है, ना कोई दीन है, ना कोई कनेक्शन है उसके साथ. इसमें सर ये बताइए कि क्या ये सवाल असल में मौजूद है कि अगर सैयद अली खामनाई को रिप्लेस कर लेना है उन्हीं के नामजद करदा या इसी निज़ाम में जो तरीक़ाकार नए रहबर को चुनने का है उसी ने तब्दील करना है, उसी ने रिप्लेस करना है, तो दैट डजंट मीन कि रजीम चेंज होना है. यहाँ पर सवाल ये है कि क्या रज़ा पहलवी को इंस्टॉल करवाया जा सकता है और उसके नतीजे में ईरान को किसी तवील खाना जंगी में धकेला जा सकता है, और उसके लिए क्या फुट ऑन ग्राउंड चाहिए होगा वेस्ट को, अमेरिका को, या उसके बगैर ही अचीव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? नहीं, देखिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ऑल्दो दे हैव रॉन्ग प्रेसिडेंट्स दैट दे आर फॉलोइंग. जिस तरह से रिजीम चेंज पहले ईरान में ये कर चुके हैं अंडर रज़ा शाह पहलवी, ये रिजीम चेंज कर चुके हैं छोटी सी कंट्री दैट वाज अफगानिस्तान. इराक को तो उन्होंने तोड़ फोड़ दिया, सीरिया को तोड़ फोड़ दिया. सो आई डोंट कॉल इट रिजीम चेंज. एसेंशियली जो अभी जो डॉक्ट्रिन है, जो कि कुछ एनालिस्ट कहते हैं, जिसके साथ मैं भी एग्री करता हूँ, कि इट इज रिजीम डिस्ट्रक्शन and letting the country go to the chaos, and from chaos then those enemies of Islam want to capitalize what they have capitalized in Iraq, what they have capitalized in Syria. Allah na करे अगर वही कैपिटलाइज करेंगे ईरान से तो फिर तो हम मुसलमान गर्दन उठा के नहीं चल सकेंगे. पाकिस्तान बहुत बड़े चैलेंज का सामना होगा. हमें पता है बलूचिस्तान में क्या मसाइल हैं, हमें पता है कि रॉ के क्या टैक्टिकल्स वहाँ पे हैं, हमें पता है कि बाकी जो हमारे और इश्यूज इंडिया के साथ चल रहे हैं, और इंडिया का जो गठजोड़ मोसाद, और फिर अगर रिजीम चेंज होता है इजराइल की गठजोड़ के साथ, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज इट विल कम, नॉट ओनली फॉर अस बट व्हाट अबाउट द गल्फ कंट्रीज. वो सिक्योर नहीं होंगे. तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे खामोशी से मेरा ख्याल बातचीत चल रही है कि रिजीम चेंज इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो मैं आपके इस वसातत से
यही रिकमेंड करना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि वो कभी भी किसी भी हालात में रिजीम चेंज के किसी स्कीम में दाखिल ना हो, हिस्सा ना बने, बल्कि ऐसा कोई माहौल बनाए दुनिया के मुसलमान मुल्कों का, OIC का, जिसमें और भी मुल्क है, महासभा रीजन के तो कोर है, उसके अलावा भी जो इन्फ्लुएंशियल मुल्क है, अल्जीरिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, टर्की खास तौर पे, ये कहा जाए कि रिजीम चेंज इज ए बैड पॉलिसी, वो कभी भी अमन नहीं ला सकती, वो कभी भी सुकून नहीं ला सकती, प्रॉस्पेरिटी नहीं ला सकती। जनरेशन लड़ती हैं फिर वो अपनी आज़ादी के लिए। सही। अफगानिस्तान एक बेहतरीन मिसाल है हमारे पास, छोटा सा मुल्क है, 19-20 मिलियन लोग हैं, अभी तक लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? कि उनकी आज़ादी उनकी मर्जी के खिलाफ छीनी गई थी। तो आज अगर कोई ताकत दुनिया की या रीजनल ताकत ये समझती है कि ईरान के लोगों की आज़ादी, वो आज़ादी का हक टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट, वो छीनेगी, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती होगी, बड़ी फास्ट गलती। सही। मैं आपके पास वापस आता हूँ जी बलोच साहब। साजिद हबीब साहब, ये बताइएगा सबसे पहले तो कि जब ईरान की तरफ से ये ऐलान सामने आ रहा है, अमेरिका को ये कहा जा रहा है कि जंग का आगाज़ आपने किया है, अब इख्तिताम इसका आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, और फिर टाइम एंड प्लेस ऑफ आर चूजिंग पर जवाब देने की बात की जा रही है। जब हम इस रीजन में अमेरिकन प्रेजेंस देखते हैं, जहाँ से टेक्निकली अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ईरान पर स्ट्राइक्स कैरी आउट की गई हों। अमेरिका खुद कह रहा है कि मसूरी से अमेरिका से तैयारे उड़े और वो आकर उन्होंने ये ऑपरेशन कैरी आउट किया। तो टर्की में 2 बेसेस अमेरिका की हैं, उनकी इराक में 2 बेसेस हैं, शाम में उनकी बेस है, किब्रिस में उनकी प्रेजेंस है, वहाँ पर उनकी बेस है, इजराइल में उनकी प्रेजेंस है, 2 बेसेस पर सऊदी अरब में, एक बेस पर जो है वो UAE में है, फिर बहरीन में 2 बेसेस पर उनकी प्रेजेंस है, कुवैत में उनकी 5 बेसेस हैं और उनके अपने कंट्रोल में है, फिर जिबूती में है, ओमान में है। तो आपके ख्याल में ईरान इनमें से किसी को टारगेट करेगा, या आपको लगता है कि नहीं, ईरान ऐसा नहीं करेगा, वो सिर्फ इसराइल पर जो कर रहा है वही जारी रहेगा? मेरी जाती राय में जो वो इसराइल के साथ कर रहे हैं वही जारी रहेगा। लेकिन बाय द वे, ये जब ये इनके B-2 बॉम्बर्स की बॉम्बिंग से पहले इन ज्यादातर से अमेरिका ने अपने जो वाइटल एसेट्स थे दे वर फ्लोन अवे, क्योंकि एनीथिंग वाज, कुछ भी एक्सपेक्टेड था कि ईरान के पास ऑब्वियसली स्ट्राइक करना है, या तो है कि उधर यमन से होती जो है उनको समंदर में उनको हिट करें, जो वो करते हैं और एट टाइम्स बड़े इफेक्टिवली करते हैं, और वो मेरे ख्याल में वो करेंगे भी। और इनके लिए ये जो ऑप्शन थी कि मैं अमेरिकी मफादात को करूँगा, तो वो यही था जो गल्फ के रीजन में बैठे हुए हैं। बट इन माय रिकनिंग उनके वो सारे वाइटल एसेट्स उनको वहाँ से रिमूव कर लिया गया जी। कतर से भी मूव किया गया है। कतर से तो सबसे पहले निकाले थे उन्होंने। जो रजीम चेंज की बात है, मैं थोड़ा सा उस पर जिक्र करूंगा। जब एम्बेसडर बलोच ने बिल्कुल सही कहा, जब आपने रजीम चेंज करना तो एक बंदा चाहिए नहीं है, रजीम को डिस्ट्रॉय करना होता है, पूरे सिस्टम को करना होता है। और जो भी अगर कोई एक पर्सनैलिटी है, सद्दाम हुसैन है, बशर अल असद है, खमेनाई साहब हैं, तो उनकी बड़ी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स समेत खत्म करना होता है, फिर जाके नया सिस्टम आता है। तो वो कहीं पे आर्म्ड फोर्सेस को पूरा खत्म करना पड़ता है, जैसे उन्होंने सीरिया में उन्होंने किया, बगावत करा के कुछ उनको फरार करा के। तो रिजीम चेंज अभी तक तो मेरा ये बिल्कुल यकीन है कि इनका फाइनल ऑब्जेक्टिव रिजीम चेंज है, डिस्ट्रॉय करके ये जैसे भी। और लेकिन अभी तक उनको कोई पजीराई नहीं मिली, और मुझे यकीन है कि ईरानी नेशन जैसी है, भले वो हमारे साथ जो जब से इनका इनकलाब आए इतने अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन बहरहाल हमारे दोस्त हैं और हमारे पड़ोसी हैं, और उम्मीद है कि इसके बाद बड़े अच्छे दोस्त बन के निकलेंगे। वहां से अब देखें, इन्होंने क्लियर कॉल्स दी, तेहरान खाली कर दो, ये कर दो, उठ खड़े हो, वो रजा की तस्वीरें, कोई बंदा बाहर नहीं निकला। और मेरे ख्याल में इट इज गोइंग टू मेक ईरानी कौम को ज्यादा यूनिटी और स्ट्रेंथ की जरूरत है। और देखें, मैं इस चीज को कनेक्ट करूंगा कि रिजीम चेंज क्यों चाहते हैं, ये सिर्फ इसराइल की वजह से नहीं चाहते। दैट्स वन ऑफ द गेम्स, वन पार्ट ऑफ द गेम। एम्बेसडर साहब बेहतर समझते हैं कि असल तो जो उन्होंने कहा कि फिर से बाइपोलर वर्ल्ड होने जा रही है, और होगी इंशाल्लाह, जिसमें इस तरफ चाइना लीड करेगा, साथ रशिया होगा, और मे बी ईरान और जो इसका अहम हिस्सा बनना था। तो मुझे यकीन है कि रिजीम चेंज कि जिसके बाद कोई ईरान में ऐसा रिजीम आ जाए जो कि अमेरिका का एक पपेट हो, चाइना और रशिया दोनों दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट।
मेरी रिपोर्ट्स के जो मैंने मीडिया में ही ऑब्वियसली आपको पता चलता है कि ऑलरेडी 2 इनके बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले शिप्स जो हैं चाइना के, दे आर इन द रीजन They are in the Persian Gulf. पर्शियन गल्फ, दे आर इन अ वे एंड आई एम श्योर पॉजिटिवली हेल्प। नॉर्थ कोरिया ने तो खुलेआम कहा है कि मैं इनको न्यूक्लियर वेपन्स देने को तैयार हूँ, रशिया ने कह दिया है। क्योंकि देखें, चाइना का सबसे पहला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में देखा जाए तो सीपेक था, जिसको 15 साल पहले उसने विजुलाइज किया और उसके बाद या उससे भी ज्यादा से पहले करना शुरू किया। हाउ वुड चाइना टॉलरेट के यहाँ पे गवादर है जो उनका मेन आर्टरी है, यहाँ से लिंक करके सिंकियांग तक जाने की और वहां से उनके ईस्टर्न साइड पे जाने की, वहां पे आके चाबहार में जो है एक अमेरिकन गवर्नमेंट बैठ जाए, अमेरिकन स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट बैठ जाए, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट और कहीं पे इनको ज्यादा खुल के आना पड़ेगा। रशिया ने कहा है कि मेनी कंट्रीज आर विलिंग टू गिव न्यूक्लियर वेपन्स टू, ऑल्दो एक कहने की बात है, जरूरी नहीं कि वो कोई थाली में रख के देंगे तो उनको फेंक देगा। तो मैं उसको इस तरह से देखता हूं कि ये मुल्क जो है वो पूरी हर तरह से इसको दे विल स्टैंड विद ईरान, उसको मदद देंगे ताकि यहाँ पे रिजीम चेंज ना हो। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव, इंशाल्लाह ये रिजीम चेंज नहीं होगा और उसके बाद ईरान एक बहुत बेहतर और स्ट्रॉन्ग मुल्क बनेगा। और इवन इससे जैसे मैंने कहा कि साबित हो गया कि यू हैव टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन अगर आपने सर्वाइव करना है। मे बी नेक्स्ट इट्स टर्की विच इज गोइंग फॉर दैट। और बाय द वे टर्की ने पहले भी एक दफा इनको अमेरिका को अपने इंजीनियरिंग और दूसरे बेसिस नहीं दिए थे। आई लिव्ड इन टर्की, आई हैव सीन, ऑल्दो आई वाज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन टर्की फॉर 3 years। तो टर्की इज वेरी क्लियर अबाउट दैट, तैयब अर्दवान इज वेरी क्लियर अबाउट। सही, मैं आपके पास वापस आता हूँ। बलोच साहब, ये बताइए कि जब हम ईरान के ऑप्शंस की बात करते हैं जिनको वो खुद भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें पार्लियामेंट ने उनकी अप्रूव कर दिया है कि ठीक है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने जा रहे हैं, हम उसको ब्लॉक करने जा रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि क्या ईरान के पास ये काबिलियत मौजूद है कि 33 किलोमीटर की इस पट्टी को अपने वॉरशिप्स की, अपने पेट्रोलिंग बोट्स की, अपने पास बेहतरीन क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल्स की मौजूदगी में वो इसको बंद कर सकें? क्या ये कैपेबिलिटी है उनके पास? नहीं, देखिए, ईरान जो है वो जो एस्केलेशन लैडर को ग्रेजुअली ऊपर करेगा। इट विल नॉट इमीडिएटली क्लाइंब अप द टॉप, नो, आखिरी उस पे सीढ़ी के आखिरी उस पे नहीं जाएगा। दे आर वेरी मेथोडिकल, दे आर वेरी स्ट्रेटेजिक, ये बात माननी पड़ेगी। जजाए कि उन्होंने अपने दुश्मन बड़े सख्त चुने अपने लिए, जिस वजह से उनको मुसलसल करना पड़ रहा है। और फिर उनकी नेचर ऑफ इनकलाब में भी एक दुश्मन चाहिए होता है, वो एक कॉन्सेप्चुअली जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उनकी जंग में और बड़ी स्ट्रैटेजी है। तो जो मेरा ख्याल है, या मेरी असेसमेंट कह सकती है, जो कि गलत भी होगी, कि पहले वो इजराइल को वॉर ऑफ एट्रिशन में इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि वो इंड्योरेंस इजराइल में नहीं है टू इंड्योर इट लॉन्गर वॉर ऑफ एट्रिशन। थोड़ी पॉपुलेशन है, छोटा एरिया है, पीछे से कोई बफर नहीं है, लिहाजा वो उसके बाद अगर उससे भी काम ना चला मिसाइलों से, तो अभी जो साइलेंट है उनकी प्रॉक्सीज जो कि खत्म नहीं हुई, यस दे विथड्रू, दे वेंट बैक, रीऑर्गेनाइज एंड दे वेंट probably they went underground to rethink what they will do. तो most likely वो proxies जो इसकी या resistance of alliance किसी न किसी शेप में, मे बी अगले 3 months में, 6 months में उभर के, और उसी की जो इनकी वॉर ऑफ एट्रिशन जो मिसाइलों के जरिए। अच्छा, ये इसमें जो खलीज फारिस है, जो पर्शियन गल्फ है, और फिर आबनाए हुर्मुज़, वहाँ से इट ओपन्स अप इनटू द अरेबियन सी, देन ऑन टू द इंडियन ओशन, फिर पैसिफिक की जानिब जो है वो ये चला जाता है। इसमें अब अगर इसको बंद करते हैं, 20% जो सप्लाई है ग्लोबल ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई, उससे तो सबसे जो करीबी इत्तेहादी है इस वक्त इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, चाइना, वो सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। 25 साल की $400 अरब की पार्टनरशिप है, और रास्ता फ़िलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और फिर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ज़रिए साउथ चाइना सी, येलो सी, और फिर वहाँ से चाइना की पोर्ट्स पर ये तेल पहुँचता है। तो 2 पॉसिबिलिटीज़, क्या पाकिस्तान के रास्ते तरसील मुमकिन है, या फिर चाबहार और जहदान से बाय रेल इसको तेहरान, और तेहरान से फिर 6 सेंट्रल एशियन स्टेट्स को क्रॉस करते हुए उरुमची के ज़रिए दाखिल हुआ जाए, तो वो तो वाइबल ही नहीं रहता। तो चाइना भी हर्ट होगा इससे अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होती है। नहीं, देखिए, मैं इसलिए अर्ज कर रहा था कि
closing Strait of Hormuz will be उनके अपने इकोनॉमी के लिए भी फैटर होगा. तो मैं नहीं समझता कि एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी इट मे बी अ डिस्पैरेट नाउ. आखिर में अगर वाकई रजीम या जो गवर्नमेंट वहाँ पे है वो समझती है कि दिस इज द ओनली ऑप्शन दे हैव लेफ्ट. सो मैं बता रहा था फर्स्ट ऑप्शन ये है. सेकंड ऑप्शन है कि वही जंग जो है वो एक्सटेंड की जाए टू दोज गल्फ कंट्रीज वेयर अगर खुदा खासा हालात ऐसे बनते हैं इजराइल के लिए कि उनके तमाम के तमाम शहरों पे बमबारी होती है, वो उनके लिए अपनी मुल्क की ज़मीन तंग कर दी जाती है. व्हाट दे कॉल इट स्कॉचिंग अर्थ जो पॉलिसी वो करता है इजराइल और अमेरिका. तो फिर वो अमेरिकन टारगेट्स जो गल्फ कंट्रीज के अंदर है उनको टारगेट कर सकते हैं. सही. वक्त कम रह गया मेरे पास. थैंक यू. मुझे शामिल करने दें. साजिद हबीब साहब, कोई कमेंट्स? IDF चीफ ठीक है, मुझे बताया जा रहा है कि साजिद हबीब साहब जो हैं उनसे भी हमारा अब राब्ता मुनक़ता हो गया. हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. एक तरफ हमारे ख़ित्ते में हमारे मगरबी पड़ोस में जो है वो जंग जारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग का मामला तो थम गया है, लेकिन हालात अभी भी मखदूश दिखाई देते हैं. सिंतास मुआहदा बदस्तूर मुअत्तल है और पाकिस्तान के दोनों जानिब अगर जंग छिड़ी हुई है तो पाकिस्तान में इस वक्त एक सियासी जंग का माहौल जारी है. और इस सियासी जंग में क्या पाकिस्तान का कहीं बहुत बड़ा नुकसान होने का खदशा तो नहीं है? इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं. फवाद चौधरी साहब, आगाज़ में आपको सुनवाना चाहता हूं कि अब से कुछ देर पहले अलीमा खान साहिबा ने बात की और वो ये कह रही हैं कि बजट तो पास नहीं होगा जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी. उन्होंने क्या कहा, सुनिए. इमरान खान ने जो बात हमने पहले की थी कि पार्टी के लोगों से मुलाकात नहीं कराने दी जाती, उन्होंने आज वाजे कह दिया कि केपी का बजट तब पास हो सकता है जब मेरे साथ मुशावरत करेंगे अली अमीन गंडापुर और फाइनेंस मिनिस्टर. वो मेरे पास आएंगे, पैसों की एलोकेशन के ऊपर मेरे से मुशावरत करेंगे, मैं उनको गाइडलाइंस दूंगा. जब तक ये दोनों मेरे पास नहीं आके मुशावरत करते और मेरे से गाइडलाइंस लेते, केपी का बजट पास नहीं किया जाएगा. और चोई साहब, दूसरी तरफ जो अली अमीन गंडापुर हैं वो बड़े वाज़े तौर पर अब बाकायदा स्ट्रेट अप असम्बली तहलील करने की बात कर रहे हैं, वो भी सुन लीजिए. ये खुला पैगाम दे रहा हूँ कि मुझे इमरान खान ने बहैसियत वज़ीर आला एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, अपनी हुकूमत की, अपने इस पख्तूनख्वा के मैंडेट की और अपने इस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की. अगर आप ये समझते हैं कि आप इस तरीके से इमरान खान से ना मिलाकर और एक कंपेन जो आपने शुरू की हुई है, चलवाई हुई है, इसके ऊपर आपके हाथों से इस तरीके से हमें आप डिस्क्वालीफाई कर दें, तो डिस्क्वालीफाई करने की ताकत हर वक्त इमरान खान की दी हुई ताकत के मुताबिक मेरे कलम में है. किसी भी वक्त असम्बली को मैं डिसॉल्व कर सकता हूं और ये इख्तियार इमरान खान के पास है. उसके लिए किसी बजट, किसी वक्त, किसी टाइम की कोई जरूरत नहीं है. जी फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब तो ये बात चल रही है कि असम्बली तहलील होनी है तो हो जाए, हुकूमत जाती है तो जाए. आपकी मुलाकातें जो रिसेंटली हुई हैं, क्या वाकई इमरान खान इस मूड में नज़र आते हैं कि एक मरतबा फिर असम्बलियाँ छोड़ने या अपनी ही हुकूमत ख़त्म करने पर वो तैयार नज़र आते? देखिए, मुझे तो सच्ची बात यह है कि कोई सियासी हिकमत अमली तहरीक इंसाफ की नज़र नहीं आती, चाहे खान साहब से डिस्कस हो या चाहे नीचे हो. देखें, एक चीज़ है स्टांस और एक है स्ट्रेटजी. PTI का जो स्टांस है वो तो बड़ा मजबूत है और ज़ाहिर लोग स्टांस के साथ भी खड़े हैं, लेकिन स्ट्रेटजी जो है वो हमें दूर दूर नज़र नहीं आती. अब मिसाल के तौर के ऊपर अभी आपने बड़ी तफसील से अलीमा बीवी, अली अमीन गंडापुर, इन सब के स्टेटमेंट्स दिखाई हैं, लेकिन जो पार्लिमानी पार्टी है उसका फैसला तो बिल्कुल मुख्तलिफ है. जब ये इमरान खान साहब के पास गए हैं उसी दिन मैंने ये कहा कि कैसे आप हुकूमत चलाएंगे अगर आप बजट अप्रूव नहीं करेंगे तो, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं किया. अब कम से कम जब खान साहब ने कह दिया था तो ये कर देते कि चलें 15 दिन या महीने का बजट पास कर लें आर्जी, और ये कहें जी जब तक हमारी नहीं होती, हम मुलाकात नहीं होती, हम नहीं करेंगे. लेकिन जो पार्लिमानी पार्टी है वो तो बिल्कुल और तरफ खड़ी है. अब पता नहीं इन्होंने इनकी बात सुननी है या अपने फैसले करने हैं. दूसरी बात ये है कि आप असम्बली तोड़ते हैं, बाहर आते हैं, लेकिन एक पूरी स्ट्रेटजी चाहिए ना. वो स्ट्रेटजी जो है हमें, तो आप देखें कल ईरान के ऊपर हमला हुआ, एक बहुत ही बहिमाना कदम था.
لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پریس کانفرنس بھی نہیں ہوئی اس کے اوپر. کسی نے سوائے مولانا فضل الرحمان کے کسی نے جواب ہی نہیں دیا. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کر پارٹی کے اندر جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان تک جب تک اپنا وہ ڈسٹرسٹ ختم نہیں کرتے اور رول پولیٹیکل لوگوں کو نہیں دیتے، تحریک انصاف کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. سٹانس چاہے آپ جتنا مرضی تگڑا رکھیں. لیکن جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو ہو جائے، بجٹ پاس نہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ حکومت قائم نہیں رہے گی، تو کیا آپ کے خیال میں ان کے ذہن میں کوئی اینڈ گیم بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی وہ ریپلیس ہو جائے گی، اس کی جگہ وہ ایک نگران حکومت جیسے پہلے آ گئی تھی اور لمبا عرصے تک چلتی رہی، تو اس دوران پھر کیا ہوگا؟ اس کے حوالے سے کوئی سوچ بچار؟ پہلی بات ہے کہ اسمبلی تو تحلیل نہیں ہوتی بجٹ اپروو نہ ہو. حکومت جو ہے وہ بھی ایک مطلب آپ سمجھیے کہ آئینی طور پہ تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حکومت فنکشن کیسے کرے گی تو ایک پریکٹیکلی جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اس لیے یہاں پر یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. فواد چوہدری صاحب بتائیے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب اس وقت کوئی سالڈ آپ کو ایسی پولیٹیکل اسٹریٹجی نظر آتی ہے، چاہے وہ صوبے کے لیول پر ہو یا مرکز کے، جہاں پر وہ اپنی جو سیاسی دباؤ ہے وہ حکومت پر برقرار رکھ سکیں؟ ابھی تک تو مجھے کوئی ایسی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کا اس وقت پرابلم ہے کہ عمران خان کو تو وہ بھول ہی گئے ہیں. کوئی کینیڈا بیٹھا ہوا ہے، کوئی لنڈن بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی جو ہے وہ فنڈنگ ونڈنگ کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، اور کوئی ایسا کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا معاملہ ہے. صرف ایک آدھ بیان آ جاتا ہے حلیمہ بی بی کا، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے. ابھی جس طرح میں نے آپ سے یہ کہا کہ پرابلم یہ ہے کہ سٹانس تو عمران خان کا ہے، اسٹریٹجی ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن یہ ہوا کیا ہے کہ تین سال تک پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی یا اسٹریٹجی حاوی نظر آتی تھی، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جماعت جو اس سے پہلے یہ اسٹریٹجی بنا رہی تھی کہ حکومت کو کیسے گھر بھیجنا ہے، اب وہ یہ اسٹریٹجی بنا رہی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کیسے کرنی ہے. اس وقت سیاسی لوگ بنا رہے تھے نا، پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں چیزیں تھیں، پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ بنا رہے تھے، چیزیں کر رہے تھے. اب اس وقت یہاں پہ یہ جو سارے لوگ ہیں ان سے تو کچھ نہیں ہو رہا، اور جو یہ لوگ ہیں یہ تو سارے بالکل آپ سمجھیں کہ ادھار کے سیاستدان ہیں. اب اسے بھی ان کو اب اس وقت آپ دیکھیں کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس تک نہیں کی اتنے بڑے واقعے کے اوپر. اس کے بعد ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی آخر کھڑی کہاں ہے. اینڈ دے ہیو بیکم سو irrelevant in this whole scenario، جس کا بڑا افسوس ہے مجھے. اور جب تک پی ٹی آئی اپنی پوزیشن کو اکٹھی نہیں کرتی، ایک الائنس نہیں بناتے، ایک بڑی موومنٹ کی طرف جو ہے وہ ہم نہیں بڑھتے ہیں، کیسے ریلیونس ہوگی؟ صحیح. اچھا، ٹورڈز دی اینڈ ذرا یہ ایران والے معاملے پر اور خاص طور پر جو حکومت کی طرف سے نامزدگی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نوبیل پیس پرائز کے لیے، اور اس کے ودن 36 آورز امریکہ کا ایران پر حملہ. جی لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. جی اچھا دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ جو ان کو نوبل انعام کے لیے دیا گیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہم ہندوستان کے مقابلے میں امریکہ نے جو سٹانس لیا ہے ظاہر ہے کہ وہ بڑا اپریشیبل ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی لڑائی میں جو کردار ادا کیا ہے اس کی یقیناً ہمیں تعریف کرنی چاہیے، اور وہ بالکل صحیح رول ادا کیا. لیکن دیکھیں ایران کے اوپر جس قسم کا اس وقت ہو رہا ہے معاملہ وہ ناقابل قبول ہے، اور جس طریقے سے امریکہ نے آ کے حملہ کیا، یہ چیزیں کی، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. ایران ایک دوسرا آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ 5000 سال پرانا ایک سویلائزیشن ہے ایران جو چل رہا ہے، ہمارا ہمسایہ ہے. وہ کبھی نہیں بھولیں گے اگر ہم نے اس موقع کے اوپر اپنا سٹانس جو ہے وہ کمزور رکھا. اور ہمارا اپنے جھگڑے بھی ہوں گے، چھوٹی موٹی باتیں بھی ہوں گی، بٹ ڈیفینیٹلی ہمیں ایران کے ساتھ بڑا تگڑا ہو کے کھڑا ہونا چاہیے. اور جو بھی مدد ہم ابھی آج دیکھیے نا کہ ابھی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جو اپنا جاری کیا ہے اعلامیہ، اس میں انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس طرح بھی نہیں سمجھا کہ اس کو ڈنڈیمی کر دے امریکن اٹیک کو. تو اس طرح تو نہیں ہوگا، پھر آپ ایک مستقل اپنے ہمسائے میں ایک اور مستقل دشمن کریٹ کر لیں. صحیح. بہت بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مڈل ایسٹ کا منظرنامہ پاکستان کا، اس حوالے سے اب ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو نیا امریکی اور اسرائیلی پلان منصوبہ
سامنے آ رہا ہے کہ ممکنہ طور پر وہاں پر کوشش کی جائے کہ رجیم چینج ہو، نظام تلپٹ ہو جائے اور پھر یہ خطہ اور خاص طور پر ایران ایک طویل خانہ جنگی کا شکار ہو۔ یقیناً پاکستان کا 959 کلومیٹر کا بارڈر اس ملک کے ساتھ ملتا ہے اور وہاں پر کسی قسم کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کے اثرات براہ راست پاکستان پر ہوں گے۔ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی ہے کہ اس معاملے میں پاکستان کے مفادات کا بہترین تحفظ کیسے کیا جا سکے۔ آنے والے دن بہت اہم ہے، اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔